नमस्कार साथियों। आप ही लोगों में से एक साथी ने बोला था कि आप कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, वो हम लोगों को बताना ज़रा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है और हर टीचर भी बताता है। एक तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि भले मैंने सिर्फ़ एक ही मतलब क्वालीफ़ाई तो मैंने किया था और मुझे पता है मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे ही किया था। मुझे अपनी गलतियाँ पता है, मैंने मतलब सही से पढ़ाई ही नहीं किया था। बस ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ ठीक है, मैंने एमए में जो पढ़ा है, यूपीएससी की तैयारी में जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है वो उसी की बेसिस पे मैं जाके निकाल दूँगा। मैं बस लास्ट के 10 दिन पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसका एनालिसिस किया मैंने और काफ़ी वीडियोज़ में उसको दिखाया भी है आप लोगों को। तो वो जो मेरी गलतियाँ थी ना, उस गलतियों को मैं इस बार और सुधार के और अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक रिकमेंडेशन मैं आप लोग को ज़रूर दूँगा और आप लोग खुद ही उसको महसूस कर लोगे। अगर मैं अभी बात करूँगा ना, आप लोग खुद ही सोचोगे कि हाँ यार, बात तो भाई तुम सही कर रहे हो। कोई भी पीवाईक्यू लगाना ना, कोई भी पीवाईक्यू लगाना, सब लोग अगर सीरीज़ भी लाते हैं ना, तो कैसे लाएँगे? कोई टॉपिक पे लाएँगे और 1 से 5 कोई भी सॉल्व करवा देंगे, 6 से कोई 7 करवा देंगे, 8 से 10 करवा देंगे, ऐसे ही होता है ना, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं रहता है। बट आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने भी लोग मेरे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, बैठना। पीवाईक्यू मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसका सोर्स बता दिया है, कहाँ से तुम ले सकते हो और पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक सीक्वेंसली सॉल्व करना है और फिर आंसर की से मैच करना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, ये देख लेना। 50 क्वेश्चन तक मैंने इसका एक एनालिसिस किया है इस साल के लिए। इसके अगले साल के लिए अगर मैं दिखाऊं भी ना, अगर मेरे और भी मतलब स्टार्टिंग के वीडियो जाके देख लेना यूजीसी नेट के, जो मैंने डाला वाला था, तो उसमें एनालिसिस का मैंने डाल रखा है। मैं पहले भी बहुत एनालिसिस करता था। इसकी इसी वजह से मेरे 10 दिन की तैयारी में पेपर फर्स्ट में मेरे 70 नंबर आ गए थे। और इस वो भी डीआई वगैरह, मतलब जेन्युइनली जो सच्चाई बात है वो बता रहा हूँ। मैंने मतलब डीआई में मैंने बस सी ऐसे मार के करके चलाया था और जब घर पे आके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से एजम्पशन बना के गया था कि डीआई में ऐसे ही करूँगा और जब घर पे आके सॉल्व किया है यार, सारे डीआई सॉल्व हो गए। तो ये गलती मत करना। आराम से बैठो, इसको सॉल्व करो। मैंने ये लेक्चर दे दिया, लेकिन ये मुझे लगा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होगे कि हाँ यार, ये बात तो सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही करो, ठीक है? मैंने सोर्स भी बता दिया है। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे रेगुलरली वीडियो लाना बहुत मुश्किल होगा, आप लोग भी समझ रहे होगे। तो अभी देखो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कैसे एनालिसिस किया जाता है किसी वीडियो का, ठीक है भाई? तो ये 25 जनवरी 2026 का था, जो मैंने पेपर दिया था, उसी का मैंने एनालिसिस किया कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी। तो 1 से 5 डीआई के क्वेश्चंस आते हैं। डीआई के लिए बस जस्ट पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? जस्ट प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत है, ठीक है? वो 10 साल के कर लोगे, बहुत होगा। मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं लाता रहूँगा, ठीक है? अभी देखो, 6th क्वेश्चन जो था, मतलब डीआई का जो 6th क्वेश्चन था, 1 मिनट, जो ये डीआई का जो सिक्स्थ क्वेश्चन था ना, सॉरी डीआई का नहीं, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन था, ये पर्पस एंड स्कीम से था। तो मैंने अब इसको नोट कर लिया है। जैसे इसमें था सक्षम, तो सक्षम किस पे एम्ड था? वो डिसेबल्ड स्टूडेंट, जो बच्चे विकलांग हैं, जो स्पेशल नीड अंधे हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, तो ये पोर्टल बनाया गया था इन बच्चों के लिए। ऐसे फिर था परख। परख था क्यों? असेसमेंट के लिए। हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे यार, लॉजिकली सोच भी सकते। परख, परख मतलब लग रहा है यार कि हाँ, किसी को परखना, तो असेसमेंट। तो ऐसे करके मैंने ऐसे ही करके इसको सॉल्व किया था। परख मतलब असेसमेंट। फिर दीक्षा। दीक्षा, मेरी माँ, ये मुझे कैसे हेल्प किया था ना, मेरी माता जी टीचर्स लाइन में है, तो उसमें मुझे पता था कि दीक्षा जो है वो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर या ई बुक और पीडीएफ पढ़ाने वाली उसमें चीज़ें रहती हैं। और वैसे ये निष्ठा देख लो, निष्ठा है इन सर्विस ट्रेनिंग, तो मैंने ये एनालिसिस कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीट होगा, बट एटलीस्ट मुझे पता तो है यार कि ये डिजिटल फॉर्म, अगर इस चारों में से एक भी आ गया ना, तो मैं उसको ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट कर ले जाऊंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ी ना, 50% तो एटलीस्ट हो गई सही होने की क्वेश्चन। तो मैं ऐसे करता हूँ। अब देखो, एक और आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, या क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट पीवाईक्यू के एनालिसिस करने का। मतलब सॉल्व तो करो आप लोग, लेकिन अगर उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। बस बैठोगे, सॉल्व करोगे, वैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे। जितना यहाँ पे सॉल्व 30 अगर तुम्हारा सही हो रहा है ना, तो एग्जाम हॉल में 30 भी सही, 30 ही सही होगा। तो अभी देखना, 7th क्वेश्चन संयम पे आया था ना। अब देखो, 11वां क्वेश्चन भी संयम पे ही है। दोनों क्वेश्चन संयम पे है।
ठीक है, दोनों उसी एक पोर्टल पे है। तो ये फ़ायदा होता है जब हम लोग पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने अब इसके स्वयं का जो था वो स्वयं पे भी नोट्स बना लिया अपना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो किसी भी लर्नर को, प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये स्वयं स्वयं के नाम से। और इसमें एक उसी ऑप्शन में एक दिया गया था कि स्वयं जो है वो ज्ञानवाणी से प्रकाशित होता है। ये गलत है, क्योंकि ये सेपरेट इनिशिएटिव है रेडियो नेटवर्क का। किसका है भाई? इग्नू का। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसके लिए कल ले जाऊंगा। 8th क्वेश्चन देख लो, एच इंडेक्स। एच इंडेक्स देख के घबराना मत, इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक ट्रिक है। जितनी वैल्यू छोटी, उस जितनी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जितना वैल्यू उसका बड़ा होता है उसकी जो एच इंडेक्स में जो पावर आती है वो कम होती है। ऐसे करके मैंने इससे पहले जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है ना उसमें मैंने समझा रखा है, उससे देखना अगर हेल्प होगा तो हो सकता है हेल्प हो जाए। और गांधी जी का जो एक क्वेश्चन आया था ना बहुत ईजी था, मतलब हर चीज़ें तुम कहीं पढ़ नहीं सकते हो, एग्जाम हॉल में बैठे कुछ लॉजिकली भी सोचना पड़ता है। तो अगर लॉजिकली सोचते तो वो क्वेश्चन कर ले जाते। अब फिर जैसे एक तो फोल्क थिएटर फॉर्म्स, अब यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है ना कि भाई यूजीसी नेट यहाँ इस एरिया पे भी क्लिक कर रहा है। तो जो रिसेंटली में जो हैं, जो फेमस हैं, उनको हम लोग याद कर सकते हैं स्टेट वाइज 2-3 टू। तो जैसे तमाशा है, ये महाराष्ट्र का है। और यक्षगना जो है कर्नाटका का है। भावी जो है गुजरात का है। और ये क्या है, थेरू कोठू तमिलनाडु का है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में इसमें दिक्कत हो रही है। तो अभी 11वां क्वेश्चन क्या था, फिर स्वयं पे वही स्वयं पे फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो 11वां, फिर वो क्या देता करता है, एक्टिव लर्निंग, प्रमोट इंटरेक्टिव लर्निंग, इंक्लूड वीडियो लेक्चर, क्विजेस एंड डिस्कशन फॉर्म्स। तो मैंने इसको नोट कर लिया, ये एक क्वेश्चन के पॉइंट्स थे, ठीक है, एक क्वेश्चन के पूरे पॉइंट्स से मैंने इसको नोट कर लिया अच्छे से। अब मूक क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू। अब ऑप्शन में हो सकता है बोल दे कि मूक प्लेटफॉर्म जो है वो विदाउट इंटरनेट भी एक्सेसिबल है। तो अब मैंने नोट कर लेकर नहीं भाई ये इंटरनेट के थ्रू ही है, तो वहाँ पे ऐसे ही वो भाई चीज़ें तो लिमिटेड है ना। तो अगर वो क्वेश्चन क्रिएट भी करेगा तो इसी से क्रिएट करेगा, और ऐसे ही सस्पेंस बना के वो रॉन्ग और इनकरेक्ट देगा। अब जैसे OHP है, ओवर हेड प्रोजेक्टेड यूज फॉर ट्रांसपेरेंसीज। विद्यांजलि है, ये इनिशिएटिव है फॉर रेमेडियल क्लॉजेस, मतलब ये दवा दवा करने के लिए उस पर सिखाई जाती हैं चीज़ें। और फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है यार, मैथ में ना जानते हो कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं वही रिपीट होते हैं। जैसे इसमें था जो ये क्वेश्चन था, मैंने ये फाइंड आउट किया, अगर मुझे प्राइम नंबर याद होते ना तो ये क्वेश्चन में कर ले गया होता। तो मैंने लर्न प्राइम नंबर डाल दिया कि अब मैं पहले से पता है मुझे भाई प्राइम नंबर जरूरी भी होता है, मैं इसको याद कर लूँगा। अब एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर ये भी मैंने सीख लिया। अच्छा ठीक है, अगर नहीं पता है किसी को तो कैसे निकालते हैं, n+1/2। तो मान लो 50 है, तो 50 नेचुरल नंबर का निकालना है, तो 50 यहाँ पे n 50 + 1 51, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, डिवाइड करोगे, ऐसे करके ऐसे आके तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। फिर ऐसे 13 था, कम्युनिकेशन मीडिया था। ये कम्युनिकेशन मीडिया था, एक मिनट भाई, हाँ कम्युनिकेशन मीडिया पे ये लोग क्वेश्चन पूछे थे। फिर 14th क्वेश्चन मैंने उस पर 14th क्वेश्चन देखा ना, तो उस पर एमएनस ये बायोलॉजिकल का था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जैसे म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक मैं हूँ, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा एक इनसे मतलब एक हिडन वो एजेंडा होगा कि यार भाई मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, वीडियोस बढ़ जाएँ, चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए, ये मेरा एक है। आप लोगों का होगा कि हाँ चलो यार जो ये बक रहा है कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको चलो चीज़ें कुछ समझ लेंगे। तो आप भी मुझसे प्रॉफिट कुछ देख रहे होगे या मैं आपसे प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो इसी रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। अब एमेंसलिज्म क्या होता है, वन हार्म्ड एंड वन अनअफेक्टेड। मान लो कि मैं वीडियो आप लोग के लिए डेली ला रहा हूँ बना के, तो मैं तो हार्म हो, मतलब इन द सेंस, मतलब मेरे मैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो अपने आप को हार्म कर रहा हूँ ना, मैं उतना टाइम एग्ज़ाम को नहीं दे रहा हूँ। अब मैं वीडियो लाऊं चाहे ना लाऊं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, तो आप लोग तो अनअफेक्टेड है ना, आप पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। तो वो उस रिलेशन को बोलते हैं एमेंसलिज्म, जिसपे एक इंसान हार्म हो रहा हो और दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वैसे कमेंसलिज्म होता है वन बेनिफिट, जैसे इसी का उल्टा एमेंस
एमेंसलिज्म का उल्टा हो जाएगा कॉमेंसलिज्म। मतलब मान लो कि मैं बेनिफिट मतलब आप लोग बेनिफिट, अभी तो मेरे चैनल छोटा है तो मेरा तो मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो आप लोग को तो बेनिफिट हो जा रहा है, कुछ इनसाइट मिल जा रहा होगा साला, सॉरी मतलब कुछ मतलब जो भी ये साला बोल रहा है आप लोग सोच रहे होगे कि कुछ भी जो बोल रहा है चलो समझ में आ रहा है, तो कुछ इनसाइट आप लोग तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मुझे तो अभी तो मैं अनअफेक्टेड हूँ ना, मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो वैसे कुछ समझ सकते हो, ये हो गया। और इसमें एक बेनिफिट होगा और एक को हार्म होगा, इसमें अनअफेक्टेड रहता था इसमें, तो ये भी याद रखना। लॉजिकल रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी सॉल्व कर ले जाएगा। और फिर 1986 के ये इजी हैं, एक्ट NEP, इसको याद कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसके नोट्स बना लेना है, NEP 2020 के भी नोट्स बना लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लाया था भाई के कस्तूरी रंजन। फिर रिसर्च डिज़ाइन पे मैं अभी इस पे जो मैंने ये डिब्बा कर रखा है ना, इस पे मैं नोट्स बनाऊंगा, रिसर्च डिज़ाइन कौन होते हैं कैसे होते हैं, इसलिए मैंने इसको डिब्बा कर रखा है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन 1941, इसको आप लोग पढ़ लेना क्योंकि ये ऐसे फैक्ट दिया था, तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी फंसाने के लिए फिर से ये रिपीट हो जाए, तो देखने में क्या जा रहा है, 2 मिनट लगेगा देखने में, अगर आता है तो हम लोग कर ले जाएंगे। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ लेना सॉरी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। नहीं होता है तो यार प्लीज़ कमेंट में बता दो ना कि इस टॉपिक पे भाई तुम यार भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, एकदम फील फ्री। जैसे अपने कोई भैया वगैरह से आप लोग पूछोगे ना, टीचर मतलब मत समझो, भाई समझो यार कि यार भाई इस टॉपिक पे बस वीडियो बना दो, क्योंकि खुद भी समझना ना यार, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं ला नहीं सकता हूँ, तो खुद ही तुम लोग बोल दो ना यार इस टॉपिक बना दो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं उस टॉपिक को बना दूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस था ये भी बहुत इजी था एलिमिनेशन के थ्रू, इसलिए मैंने इस पे लिखा कि इजी था। फिर नंबर सीरीज बहुत इजी था। मैथ के जो क्वेश्चन थे, ग्रोथ ऑफ ICT, ये भी इजी। पार्लियामेंट मैं UPSC की तैयारी करता हूँ तो मैंने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर ले गया था। ICT के भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। अभी आ जाओ, ये ऐप के द्वारा पूछा गया था, तो जैसे फोकस है उसका क्या है, तो टू डेवलप म्यूचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। फिर इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सिंटेक्स में हो जाता है। टीचर इज मोर एक्टिव एंड डोमिनेंट सोशल सिस्टम, और क्रैमिंग एबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम। फिर 28th क्वेश्चन जो था वो मैथ का था। 29th क्राइटेरियन रिफर्ड एवोल्यूशन। तो ये मैंने आपको इस टॉपिक को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप लोग को मैंने फोकस किया था, इसको फिर तैयार कर लेना, फिर इस पे क्वेश्चन आएगा। और ये इन्वायरमेंट से आया था, डिसिडियस, वेट, टेम्परेट, चिर, ब्लू और सिल्वर। मैंने इसको किस ऑर्डर में रखा है, ऐसे मतलब यहाँ से हॉटेस्ट से सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर पे ऐसे मैंने रख रखा है, तो ये आप लोग भी याद रखो। अब SDGs पे मैंने स्टार बना लिया है। जो भी तैयारी कर रहे होगे ना, सबको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन फिर फंसेगा आने वाले समय में। ऐसे इसको याद कर लो। डिस्काउंट है, ये तो बहुत ईजी है, इसको भी कर लेना तुम लोग। और सेंट्रिक ग्रुप ऑफ बिहेवियर, अभी मुझे अब इस पर नोट्स बनाने, इसलिए मैंने वाइट करके रखा है, ठीक है। जो इजी था उसको मैंने यहाँ पे ही बना लिया है, जो फैक्ट्स थे, और इसको मैं अच्छे डिक्रीजिंग डिनोटेशन आने वाले वीडियो में ना, अगर बोलोगे तो इसी पे मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसको मतलब इसको करना बहुत ईजी होता है, डिक्रीजिंग डिनोटेशन फाइंड आउट करना। तो अगली नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसी पे ले आऊँगा। और फिर देखो, अभी आप लोगों से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे जब 1 से लेके 50 तक आप लोग सॉल्व करोगे ना, यही फ़ायदा होगा यार भाई। मतलब इधर रैंडमली सॉल्व करने के फ़ायदा, ये देखो एक क्वेश्चन देखो 20वां आ रहा है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, नीचे आ जाओ, सेम वही फिर यहाँ पे 36 क्वेश्चन आ गया है। देखो खुद ही देखो ना, ऐसे खुद एनालिसिस करोगे खुद भी ऐसे पाओगे यार, इसलिए बोल रहा हूँ भाई ऐसे कर लेना। अगर मेरी बात ये यूट्यूब पे क्लिक करके आप लोग देख लिए होगे ना, तो 1 से लेकर 50 तक बैठना, सॉल्व करने के बाद बिना एनालिसिस किए अगर उठ रहे हो तो उसको उठा के फेंक दो, कल से मत सॉल्व करो, क्योंकि बिना एनालिसिस किए कोई फ़ायदा नहीं है। वो जितना स्कोर आप अभी कर रहे होगे, अगर 30 स्कोर कर रहे हो तो एग्ज़ाम हॉल में भी हो सकता है 31 या हो सकता है 29 भी करो, क्योंकि एनालिसिस तो किया नहीं है, बस रैंडमली हम लोग पढ़ रहे हैं इधर उधर से। ये लॉजिकल रीजनिंग कैन बोथ बी ट्रू वाला क्वेश्चन था, ये भी इजी था। मैंने कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी आता है, अगर जिसको नहीं आता है तो बताना, उसको उस एक वीडियो इस पे ले आएंगे, बहुत इजी रहता है। पॉल्यूटेंट्स, ये तो मेरे UPSC के नोट्स हैं तो बहुत ही डीप हैं, तो ये मेरे गलत होते ही नहीं है। मैं इन्वायरमेंट जब लाऊंगा तो अच्छे पूरा अपने UPSC के नोट्स ही आप लोग को दे दूंगा। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ईजी था, देख लेना।
फिर मीन एंड वेरिएंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट था और इसका एक ट्रिक होता है, तो मैंने इस पर स्टार कर रखा है कि इसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, तो आप लोग को भी उस टाइम बताऊंगा। लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये तो बहुत ईजी है, ये तो मतलब मैं वीडियो लेकर आऊँगा इस पर, जो ऐसे ऐसे करके फिर फाइंड आउट करते हैं। और फिर इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, ये तो जान ही रहे होगे, इंपॉर्टेंट है। टास्क, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ये आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। फिर 46 से लेकर 50 तक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मैंने ऐसे एनालिसिस किया है और आप लोगों से भी मैं इसी तरह बोलता हूँ, और या आप लोग बोल सकते हो, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी ऐसे 1 से लेकर 50 तक एनालिसिस करोगे, तो टॉपिक फाइंड आउट करोगे किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज़्यादा आप लोग के बेनिफिशियल होगा। और बल्कि ये मतलब कोई ऐसे रैंडमली मैराथन देख लोगे, हो सकता है वहाँ से भी क्लिक हो जाए, लेकिन आप लोग भी जानते हो यार, 10 मैराथन देखोगे, 2 क्वेश्चन क्लिक होगा, क्या फ़ायदा यार। और जब युद्ध नज़दीक हो ना, जब लड़ाई नज़दीक हो, तो करना क्या चाहिए ना, घोड़े की लगाम आपको अपने हाथ में ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत ही बुरी ड्राइंग बन गई है, लेकिन मैं जो आप लोग को समझाना चाहता हूँ ना, वो समझना भाई। अभी 45 से 46 दिन बचे हैं। अभी अपने घोड़े की लगाम किसी और टीचर या किसी या मेरे लिए भी ये अप्लाई होता है, मेरे ऊपर भी मत देना, क्योंकि सब लोग अपने अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ यार, कम दिन बचा है, तो लोग क्लिक करेंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे ऑडियंस मिल सकती है, ये मेरा बेनिफिट है, ठीक है। अगर नहीं यूज़फुल लग रहा है मेरा वीडियो, मत देखो। ऐसे ही किसी के ऊपर भी अप्लाई करो यार, क्योंकि अपने घोड़े का लगाम, क्योंकि तुम अगर नहीं पास हुए, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे, कोई और नहीं होगा उस टाइम। अगर पास हो गए, अगर जीआरएफ निकल गया, तो सारे कोचिंग वाले सब लोग आएंगे, भाई 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 ये भाई वो, मतलब सब लोग अप्रिसिएट करेंगे। नहीं हुआ तो कोई नहीं पूछने वाला। तो इसलिए अपने घोड़े का लगाम खुद ले लो, खुद से प्लान करो, खुद से सब कुछ करो। हाँ, इधर उधर से सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन ये भी मत करो कि बैठ कर सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो ही चल रही है 40 दिन, और 6 दिन तैयारी करोगे, 40 दिन स्ट्रैटेजी वीडियो, ये भी मत करना 6 दिन, मतलब ऐसे कुछ करना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना। ये अपने ही एक भाई, अपने ही साथी ने बोला था एनालिसिस वाला, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ। और कल मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं PYQ पे, तो मैं कोशिश करूँगा 20 तक। मैंने किया था 2025 वाला, जो 2026 वाला जो पेपर अभी हुआ था एनालिसिस, 1 से 20 था। अब मैं कल उसको हो सकेगा तो 21 से लेकर 50 तक मैं पूरा सिक्वेंसली पार्ट 2 करके डाल दूंगा, कि आप लोग के लिए भी ईजी होगा, ठीक है, उसको समझने में। तो ज़्यादा टाइम आप लोग का ना वेस्ट हो, इसलिए मैं छोटी वीडियो लेकर आऊँगा, और ज़्यादा उसमें कहानी और इधर उधर आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड जय हिंद।